आज हम और आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे महीने की कुंडली पर। जैसे कि हम लोगों ने वर्ष की कुंडली के ऊपर बात की थी, तो वर्षफल निकालने का तरीका जो कि बहुत ही सहज और सरल है। हर लाल किताब की पुस्तक में वो सारणी दी हुई होती है, जिसके आधार पर हम वर्षफल निकाल सकते हैं। जिनके पास नहीं है, उन्हें मैंने ग्रुप में भी वो बनी बनाई दे दी। आप उसका प्रिंट निकाल करके अपने सामने रख सकते हो। और जो लोग भी लाल किताब की आगे चल करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इस तरह की चीजों को बड़ा संभाल करके रखें। और जो मैं फार्मूले बताता हूं, उनको बड़ा संभाल करके रखें। पूरी प्रेडिक्शंस के दौरान या किसी से कोई बात करते समय केवल उन सूत्रों को आप अप्लाई कर दोगे तो डेफिनेटली आप उन व्यक्ति की कुंडली के बारे में बहुत ही सरल तरीके से बताने में सक्षम हो जाओ। जिस प्रकार से आपने वर्षफल निकाला, तो हमें महीने की कुंडली वर्षफल से ही तैयार करनी है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि मासिक कुंडली क्यों? मासिक कुंडली निकालने के पीछे का उद्देश्य है कि हम किसी विशेष महीने के बारे में कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि घर में आपने कोई फंक्शन रखा है, कोई बच्चे का रिजल्ट आना है, कोई विशेष घटना देखनी है, आपका प्लान है विदेश जाने का, फॉरेन में जाकर के सेटल होने का, या कोई भी एक्सपेक्टेड इवेंट जो किसी महीने में होना है, तो क्या वो घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, उसको और भी ज्यादा माइन्यूट लेवल पर जाकर के देखना है। वैसे तो वर्षफल भी इशारा करेगा, पर फिर भी जो महीने की कुंडली हो बनेगी, वो उस महीने में और भी माइन्यूट लेवल के ऊपर जाकर के बहुत सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करके आपको बताएगी कि इस घटना में क्या होना है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई आपके यंग बच्ची है और आपने उसकी शादी को पक्का करना है, पक्का कर दिया है, और आपस में बातचीत हो गई आप लोगों की, और आपने कहा कि भाई हम जून के महीने में रोका कर देंगे या कोई रिंग सेरेमनी कर देंगे। अब दिमाग में प्रश्न आया, जो रिंग सेरेमनी की बात हो रही है जून के महीने में, उस दौरान कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? या अच्छा तो होगा तो क्या होगा? इस महीने में ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि दो परिवार के लोगों के बीच में ही ठन जाएगी, या लड़का लड़की ही रिंग सेरेमनी तक पहुंचने से पहले ही लड़ झगड़ लेंगे? या उस इवेंट में, जिस तारीख में वो घटना घटने जा रही है, जो लोग हमारे बीच में उपस्थित होंगे, क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे या हमें परेशानी में डाल देंगे? ये सब ऐसे इवेंट्स के लिए मासिक कुंडली आपको और भी ज्यादा फायदा दे सकती है। अब कोई भी व्यक्ति एक वर्चुअल कुंडली बनाए, हम किसी ने ऑलरेडी बना रखी है, कोई बनाई हुई है, मैं उसे स्क्रीन पे ले जाने की कोशिश करता हूं। मैं एक बनाता हूं, चलो किसी का एग्जाम्पल नहीं लेते, वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे ही हो रहा है।
अब आप लोग ये कुंडली बना लीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। पहले भाव में मैंने राहु को स्थापित किया है, चौथे में चंद्रमा को, पांचवें में शुक्र को, सातवें में केतु को, नौवें में सूर्य बुध को, और 10वें में गुरु को, 11वें में शनि को, 12वें में मंगल को। अब आपने मासिक कुंडली को कैसे बनाना है? ये तो आपकी वर्षफल की कुंडली आ गई, मासिक कुंडली है। इसको किस तरीके से बनाएंगे? सभी लोगों ने बना लिया। अब आप जी देख रहे होंगे कि नवम भाव में सूर्य विराजमान है बुध के साथ। आपने इस सूर्य ग्रह को ही मूव करना है। अब ये मूवमेंट कैसे होगी? जैसे कि 5 अप्रैल 2023 उस व्यक्ति का जन्म डेट है, सॉरी जन्म डेट नहीं है, 5 अप्रैल 2023 उसकी वर्षफल की कुंडली है, यानी कि 5 अप्रैल को उसका जन्म हुआ होगा। और आपने घटना कौन से महीने की निकालनी है, इस चीज को डिसाइड करना है। मान लो कि वो चाहता है कि मुझे अगस्त की कुंडली बनानी है, अगस्त महीने की कुंडली बनानी है, तो सिंपल सा नियम है, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक गिनना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने हो गए? कौन सा महीना आएगा? 5वां। यहां तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5वां महीना आ गया। आपने सूर्य को 5 कदम आगे बढ़ा देना है। अगर नवम भाव से सूर्य को गिनोगे और 5 तक आगे गिनोगे तो क्या आएगा? कौन सा हाउस में जाएगा सूर्य? लगन में चला गया, लग्न में आ जाएगा, लगन में आ जाएगा, फर्स्ट हाउस में। ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो मुझे बताएं, मैं फिर उनको भाव गिनना बता दूं। चलिए सर एक फिर से रिपीट कर दे सर। ये सिर्फ अप्रैल के महीने का हमने वर्षफल कुंडली बनाई है। उस व्यक्ति को महीने के बारे में समझना है, अगस्त के महीने की। वो अगस्त के महीने की स्पेशल कुंडली बनाना चाहता है, तो अप्रैल से अगस्त तक के बारे में गिनेगा तो 5 महीने आएंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब सूर्य नवम भाव में बैठा है, तो सूर्य को 5 कदम आगे कर लो आप, तो लगन पे आ जाएगा। जैसे ही लगन पे सूर्य आएगा, ये बाकी जो ग्रह जहां पर बैठा हुआ है उसको वहीं का वहीं बैठा के रखना है, यानी कि बाकी के 8 ग्रह वहीं के वहीं प्लेस्ड रहेंगे, जो वर्ष फल में जिस भाव में ग्रह बैठा हुआ था वो वहीं पर ही रहेगा। ये क्लियर हो गया बात? सिंपल। अब आप लोगों को मैंने कहा था आप लोग अपनी अपनी वर्षफल कुंडली बनाएं कल, और आप लोगों ने बनाई होगी। अब आपकी जो वर्षफल कुंडली है, और आप खुद सोचिए कि आप कौन से महीने के बारे में कुंडली बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्च में बैठ करके अभी बात कर रहे हैं, तो आप अप्रैल की बना करके देखो। अगर आप अप्रैल की बनाओगे तो वर्ष फल में सूर्य जहां पर भी आया है, आपके जिस भी भाव में सूर्य बैठा है, उससे 1 कदम और आगे आ जाएगा, और वो आपकी मासिक कुंडली हो जाएगी, महीने की कुंडली हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? धीरे धीरे आपको ये चीजें समझाता रहूंगा बीच बीच में, ताकि आपके साथ दिक्कत ना आए। गुरुजी, अगर यहाँ पे सूर्य के साथ कोई और ग्रह बैठा है वो तो मूव नहीं होगा, हाँ जी, ओनली तो सन ही मूव होगा। बुध 9वें में बैठा था, बुध 9वें में ही बैठा रह जाएगा, सूर्य पहले में चला जाएगा। बस सूर्य की ही मूवमेंट होगी, और किसी की भी ग्रह की मूवमेंट नहीं होगी। ये महीने की कुंडली निकालने का बहुत ही आसान रास्ता। तो इसलिए सूर्य कहते राहु हैं के साथ पहुंच जाएगा लगन में।
लगन में राहु के साथ कैसे पहुंच जाएगा? राहु बैठा है ना वर्षफल में, लगन में। अच्छा अच्छा, वैसे कह रहे हो, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल, राहु के साथ पहुंच जाएगा। सर मैं आपने clear जो हूँ। कुंडली दी है उसका जन्म तारीख अप्रैल मंथ है, मतलब जन्म का मंथ। हाँ जी जी जी, ये 5 मैंने अप्रैल वैसे ही हाइपोथेटिकल कुंडली बनाई है, मेरे पास कोई कुंडली, ये इट्स नॉट एक्चुअल कुंडली, जी सर ठीक है। फेक चार्ट है ये, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ताकि आप लोग अपनी कुंडली के अंदर महीने की कुंडली बना सके। अगर मान लो 8वें महीने की आपने बनानी है, तो जो आपका जन्म का महीना है उससे 8 गिन लो आगे। मान लीजिए किसी का फरवरी का जन्म हुआ है और उसको 8 महीने आगे गिनने, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो उसे सितंबर महीने की अगर मासिक कुंडली बनानी है तो अभी बैठ के आराम से बना सकता है। तो उसे क्या करना, सूर्य को 8 कदम चलाना है, यानी कि वर्ष फल में सूर्य जिस भाव में भी बैठा हुआ है वो 8 कदम चलाइए। जहां पर सूर्य की प्लेसमेंट आ जाएगी जिस भाव में, फिर देखिए ग्रहों की इक्वेशन क्या बन रही है, वर्ष फल में क्या इक्वेशन निकल करके आ रही है, उसी के आधार के ऊपर आप उनकी प्रेडिक्शंस करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछिए। सर अगर जैसे फरवरी या मार्च या कोई भी महीना है, तो लास्ट अगर कोई तारीख 25, 26, 27, 28 लास्ट की हो या फर्स्ट की होगी तो पूरा महीना महीना लास्ट की महीना होगी। महीना सुषमा जी, सिर्फ महीने से महीना गिनो, तारीख के अच्छा चक्कर सर। में नहीं पड़ना, है ना। जी सर। हाँ, जैसे आपका फरवरी का जन्म है आपका, नहीं मेरा नहीं है सर, यानी कौन मेरा से जून महीने का। का है? जून का जून। है। तो आपने जो वर्षफल कुंडली बनेगी ना, वो जून 2023 से लेके फिर जून 2024 के बीच का पूरा वर्षफल बनेगा। पॉइंट समझे? जी। पर आपको कोई हाँ। स्पेशल निकालना है, स्पेशल निकालना है। आप कहते हो जी मेरे को तो सितंबर के महीने के बारे में पता करना है कि ये मेरा सितंबर का महीने में वर्षफल कैसे असर करेगा। तो आप जून से सितंबर तक काउंट करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चौथा महीना, फोर्थ मंथ। तो सूर्य को 4 घर आगे चला दो, जी। वर्ष फल के सूर्य का, अपनी कुंडली का सूर्य नहीं, वर्ष फल में जो सूर्य वर्षफल। जब आया है उसको 4 कदम आगे चला दोगे, जिस भाव में जहां पर जब सूर्य आ जाएगा, फिर नई जो इक्वेशन तैयार हुई है उसके हिसाब से आप प्रेडिक्ट करोगे, तो वो महीने की कुंडली बन जाएगी। ठीक है। अब वर्षफल बनने के बाद कोई ग्रह स्थिति से आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो मुझे बताइए। सर ये हाँ, महीने, ये मासिक कुंडली में ये है कि हम जो वर्षफल बना रहे हैं उसमें सूर्य को हर महीने एक स्टेप आगे बढ़ाते जा सकते हैं, मतलब अगर जानना है तो, वरना कोई जरूरी नहीं, वही अदरवाइज वर्षफल काम करेगा। अगले जैसे अगला मैंने स्टेप। आपको बताया ना, कोई जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आया और वो किसी स्पेशल महीने की बात कर रहा है, तो उस महीने के लिए स्पेसिफिकली और भी गहराई में जानने के लिए, उस घटना को समझने के लिए हम महीने की कुंडली का इस्तेमाल करेंगे, नहीं कोई आवश्यकता नहीं, वर्षफल इज एनफ। ओके सर। है ना। जैसे कि कोई कहता है महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, अब कहते हैं जी बस रुक जाओ, पर दशा तो उसके बाद भी है, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, दशा तो उसकी बात भी है। तो वो तो आप जितनी मर्जी डेप्थ में चले जाएं, ऐसे ही लाल किताब में वर्षफल बनता है तो महीने की कुंडली भी बनती है, साप्ताहिक कुंडली भी बनती है, पूरे दिन की कुंडली यानी कि जो 24 घंटे का पूरा दिन है इसकी एक अलग कुंडली बनाने का तरीका है। इसी तरह घंटे की कुंडली भी बनती है, इसी प्रकार से मिनट की कुंडली भी मिलती है। यानी जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के अंदर जाना चाहते हैं, वो लोग इस टेक्निक के साथ आप जा सकते हैं। जैसे हमारे वैदिक ज्योतिष में प्रश्न कुंडली हो, प्रश्न कुंडली में वो यहाँ पे घंटे की कुंडली है, इस घंटे में क्या घटना घट रही है उसके हिसाब से वर्षफल तैयार हुआ है, वो घंटे की कुंडली बनाई और सामने वाले के प्रश्नों को आप बात कर रहे हो आप। तो ये चीजें घूम फिर करके वही हैं जो लोग
अच्छे से वैदिक ज्योतिष को सीख जाते हैं, उनके लिए लाल किताब बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने देखा है कि कई बार डायरेक्ट लाल किताब को अप्रोच करने से उन्हें 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, जब जा करके उनको थोड़ा सा समझ में आता है। जिन लोगों ने वैदिक ज्योतिष की कंसेप्ट को समझा हुआ है, वो लाल किताब की इस टेक्निक को बड़ी इजीली समझ जाते हैं। जैसे वहां पर नवमांश कुंडली होगी तो वहां पे सुपर इम्पोज करने की टेक्निक भी साथ में समझाई जाएगी। तो घर कैसे, मतलब ग्रह कैसे मूव हो जाते हैं, कितने कदम कैसे आगे आ जाते हैं, ये चीज उनके लिए बड़ी सहज लगती है। और जो सीधे लाल किताब में वो कहते हैं ये पता नहीं क्या चमत्कार करके दिखा दिया, ये क्या नई टेक्निक कहाँ से आ गई है, उनको फिर थोड़ा सा अलग हट करके से लगता है। ये सिंपल सी बात है ना। हाँ लीना जी आप बताएं। तो जैसे 25 अगस्त का अगर किसी का बर्थडे है और अगर हमने वर्षफल का कुंडली बनाया है, सूर्य हमारा 3rd हाउस में आ गया, तो अब अगर हम अप्रैल का उसका कमिंग मंथ का अगर निकालते हैं तो अगस्त से अप्रैल काउंट करेंगे या अभी अगस्त से अप्रैल, अगस्त से अप्रैल काउंट करेंगे? और इसमें हम सूर्य को ही क्यों मूव करते हैं, किसी और प्लेनेट को क्यों नहीं मूव करते? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया लीना जी। महीने की कुंडली है। महीने अच्छा, महीने में वो अपना वो घर बदलता है इसलिए। हाँ, ठीक। महीने गोचर करता है हर महीने। नहीं, मुझे लगा शायद पर लाल किताब डे के अंदर कोई पर और डे रूल नहीं, होगा। ठीक। लाल किताब कोई एस्ट्रोनॉमी से अलग की किताब नहीं है। मैं आप लोगों को जी। पहले बता दूं, लाल किताब वैदिक ज्योतिष ही है। हाँ, इधर जी। इसको कहने का ढंग और टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहते हैं ना एक देसी टेक्निक, कि सीधी सीधी बात कह दी भाई। तो ये लाल किताब एक सीधी सीधी बात कह देने की विद्या है। इसमें बहुत ज्यादा गहरे में स्टेप वाइज जाने की वैसे नहीं इसमें होती है। जैसे क्या होता है कि शुरुआत में वैदिक ज्योतिष में जब जाते हैं तो उनको एक टेंशन होती है कि यार इसमें तो डिविजनल चार्ट्स हैं, और वैदिक ज्योतिष में हमें डिविजनल चार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो उनको नवमांशा तो थोड़ा बहुत तक समझ में आता है, और पीछे के चार्ट उनको बिल्कुल समझ में नहीं आते। फिर वो सुनते हैं लाल किताब को, वो कहते हैं अच्छा लाल किताब में तो नवमांश भी नहीं है, दसमांश भी नहीं है, फलाना भी नहीं है, तो उनको लगता है तो काम आसान हो गया। काम आसान नहीं है, टेक्निक आसान है। मैं एक चीज बताऊं, अब दो दिमाग अलग अलग प्रकार के। एक दिमाग ऐसा है जो भगवान ने बनाया जो कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत जल्दी समझ लेता है, एक दिमाग ऐसा है जो कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझ नहीं पाता। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है। अब जिसका ब्रेन पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को भी समझ लेता है उसके लिए वैदिक बहुत आसान हो जाएगा, उसके लिए वैदिक चैलेंज है ही नहीं। तो हो सकता है कि लाल किताब उसको समझ में ना आए, वो कहेगा इतना आसान ऐसे कैसे हो जाएगा यार, जब तक हम चीज को नवमांशा में नहीं देखेंगे जा करके तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती, ऐसी टेक्निक कहाँ से आ गई। तो वो उसके बात गले से उतरती नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कुछ आंखों का भूल भुलैया है ना। तो सर इसमें जैसे हर एक प्लैनेट का कुछ ये फिक्स बात है, टाइम होता है मूवमेंट का? ये बात भाई देखो, जो लाल किताब की ही प्रैक्टिस करते हैं, लाल किताब ही पढ़ाते हैं, जिनकी ब्रेड एंड बटर सिर्फ लाल किताब से चलती है, वो ही ऐसी बातें नहीं करेंगे। देखो वो तो फिर डिफरेंस पैदा करेंगे। अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं तो, मेरे ऊपर तो ना तो ठप्पा ये लगा कि ये लाल किताब वाले है ना, तो मेरे को तो कोई नई किताब निकालनी पड़ेगी। अब सुना है मार्केट में सुनहरी किताब भी है, पीली किताब भी है, काली किताब भी है, कलर मिले है, कोई कलर मिले तो मुझे फिर कोई गुलाबी किताब भी निकालनी पड़ेगी, कोई नया ही कुछ बनाना पड़ेगा। तो वो है नहीं, तो इसलिए मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ। और आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग पढ़े हुए हैं मुझसे, वो जानते हैं कि मैं वैदिक ज्योतिष बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। और बहुत से पुराने लोग ऐसे हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं लाल किताब भी बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे नजर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सोचने समझने का एक ढंग अलग हुआ है। बातें वैदिक में भी वही घूम फिर करके आएंगी और बातें लाल किताब में भी वही आएंगी। अगर हम बहुत गहरे लॉजिक में जाएंगे तो लाल किताब की टेक्निक हमारे लिए बहुत बहुत सुपर हो जाएगी। हम कहेंगे देखो ओघड़ भाषा में कितने आसान तरीके से कितनी जबरदस्त टेक्निक को समझा दिया।
2 लाइन में समझा दिया कि किसी व्यक्ति की कुंडली में देखना है कि गुरु के हालात कैसे हैं, और गुरु बैठा है 12वें भाव में। अब बंदा कंफ्यूज है कि 12वें भाव का गुरु अच्छा माने कि बुरा माने, क्योंकि लाल किताब जब उठा के देखता है तो बहुत सारी बात बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई है और बहुत सारी बात बहुत बेकार लिखी हुई है। तो बेकार वाली भी रिलेट होती दिखती है, क्योंकि गुरु तो 12वें में बैठ गया, जो ग्रह 12वें में जाएगा वो अपना पावर लूज कर जाएगा, तो वो सिद्धांत समझ में आता है। अगर हम लाल किताब के सिद्धांत से कहते हैं तो हम कहते हैं यहाँ तो शुक्र उच्च के होते हैं, ये तो मीन राशि है। फिर दिमाग में आता है राहु का राज है, मीन राशि है ठीक है, गुरु की राशि है, पर यहाँ राहु भी है, तो राहु और गुरु का चक्कर फंस गया। तो हम ये समझ नहीं पाते इस 12वें भाव के बृहस्पति को माने क्या। फिर स्वामी रामदेव जी की कुंडली आती है हमारे सामने कि गुरु तो 12वें में बैठा ही, तो करोड़पति अरबपति बैठा है। फिर एक और गुरु 12वें वाले व्यक्ति की कुंडली हमारे सामने आती है कि इसने तो 12 नौकरियां बदल चुका, धंधा आज तक सेट नहीं हुआ और आज भी उसके काम में अनसर्टेनिटी बराबर बनी हुई है। और कमाल की बात तो जिसका मैं उदाहरण ले रहा हूँ बाबा रामदेव का, वो कर्क लगन के हैं, और जिस दूसरे भाई का उदाहरण ले रहा हूँ वो सिंह लगन के हैं, और गुरु उनका 12वें भाव में उच्च का हो गया। अब कमाल की बात ये, जिनका गुरु 12वें भाव में जाकर के उच्च का है वो कभी पढ़ाई ढंग से पढ़ ही नहीं सके अपनी लाइफ में। 8वीं से फेल होने शुरू हुए थे आगे तक, फिर वो जहां तक सर्टिफिकेट लेते गए फेल हो के सर्टिफिकेट मिलते रहे। अब यहाँ पर जब प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि क्या माने, वो चीज समझ में नहीं आती। अब नवमांशा का सहारा लेना पड़ता है। अब नवमांशा को भी पढ़ना अपने आप में थोड़ा टिप, वहां पर भी कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है। ऊपर से गुरु अगर वहां पर भी 12वें में बैठ जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि फिर सिद्धांत आता है नवमांशा में जो भी ग्रह 12वें में बैठ जाएगा वो फिर दिक्कत में देगा ही देगा, आपको परेशान करेगा ही करेगा। और हमने ऐसा भी देखा है कि जिनका नवमांशा में भी गुरु 12वें में बैठा है और जो यहाँ D1 में भी 12वें में बैठा है, वो विद्वानों की सभा में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। फिर कंफ्यूजन खड़ा हो गया। तो ऐसे ऐसे जो कंफ्यूजन आते हैं, और जब आप लगातार कुंडलियों का विश्लेषण करोगे, जब आपके पास अपना एक डाटा बन जाएगा अपने क्लाइंट का या अपने रिश्तेदारों का, जब आपके सामने वो प्रत्यक्ष चीजें होंगी, तो वहां पर आपकी हेल्प लाल किताब आसानी से करते हैं। किनके लिए? जो बिगिनर्स, उनको वो बहुत काम को आसान बना देगी। सिंपल क्या देखना है, पहले देखो सूर्य और चंद्रमा, पहला स्टेप, सूर्य और चंद्रमा कहीं राहु केतु के साथ तो कुंडली में नहीं बैठे हुए। अगर पहले स्टेप पे ही मामला गड़बड़ हो गया तो पहला डेंट तो गुरु को जब ही लग गया। अब गुरु कहीं पर भी बैठा है, पहला डेंट लग गया। अब इसका क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक सिंपल ये था, गुरु कुंडली में कहीं बैठे मदद तो सूर्य चंद्रमा ने देनी थी उनको, और सूर्य चंद्रमा फंस गए राहु केतु के बीच में। चाहे राहु फंसा ले, चाहे केतु फंसा ले, चाहे सूर्य को फंसा ले, चाहे चंद्रमा को फंसा ले, किसी भी ग्रह को फंसाएंगे तो एक ग्रह की ताकत तो कम हुई कि नहीं हुई। यानी कि जो उसको मदद पहुंचा रहा था वो मदद पहुंचाने वाला ग्रह तो वैसे ही मारा गया, उसकी 20% ताकत तो वैसे ही कम हो गई। अब आपको दूसरा नियम याद रखना है कि जो गुरु के कारक भाव है, दूसरा भाव है, 5वां है, 9वां है, 11वां है, 12वां है, ये जो कारक भाव है जो गुरु के, अब इनके दुश्मन यानी कि राहु, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह मैंने जो आपको दुश्मन बताए, इन भाव में नहीं आने चाहिए। अगर ये भी आ गए, इन भाव में भी आ गए, तो गुरु की पावर और डाउन हो गई, और भी कम हो गई। अब मान लीजिए गुरु जी महाराज 10वें भाव में बैठ गए, नीच राशि में बैठ गए, और पावर कमजोर हो गई। ऊपर से गुरु जी महाराज खुद राहु केतु के साथ बैठ गए, तो भी खराब। और पावर कमजोर होगी। पावर आपने डिग्रेड कैसे करनी है?
क्योंकि आप ये नहीं अंदाजा लगा पाओगे कि ये बीए पास के 12वीं पास, ये गुरु के लक्षणों से पता लगाओगे। वो कैसे पता लगाना है वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई ये तो यहाँ पर इतनी हालात इसने खराब कर दी कि नीच का ग्रह भी बैठा है तो हालत खराब हो गई। आपका गुरु कितने लेवल पे जाकर के डाउनग्रेड होता जा रहा है वो आपने देखना है। जब भी गुरु ग्रह के ऊपर डाउनग्रेड होता है तो क्या समस्या आती है, उसकी जो विद्वता है वो कम नहीं होती है, पर उसकी विद्वता को सम्मान मिलना मुश्किल हो जाता है। यानी कि वो व्यक्ति वास्तव में इंटेलिजेंट तो होता है, हो सकता है पढ़ा लिखा भी हो सकता है, बहुत अच्छी विद्या पढ़ाई हुई, पर कोई गारंटी नहीं कि वो विद्वानों की सभा में भी सम्मान प्राप्त करे। यानी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो लोग मानेंगे हाँ ये आदमी इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, समझदार आदमी है, पर विद्वानों की सभा का मतलब है जब सारे ही विद्वान बैठे हुए, उस सभा के अंदर उसको विद्वान मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सेकंड फेज पे चलते हैं कि मान लीजिए चलो फर्स्ट फेज में कोई दिक्कत नहीं भी आई, सेकंड फेज वाले पॉइंट में आ गई, यानी कि राहु चंद्रमा चलो बच भी गए, परंतु राहु बुध शुक्र ने 2, 5, 9, 11 और 12 के अंदर कहीं पर भी अपना डेरा डाल लिया। इस स्टेप पे क्या दिक्कत आती है, गुरु जो है एक ऐसा ग्रह है, शुभ ग्रह है, वो कहता है शुभ ही सोचता हूं। यहां से हमेशा याद रखना, गुरु क्या है अगर ना समझे, गुरु शुभ सोचता है, मतलब सबके लिए कल्याण की बात सोचने वाला गुरु है, जिसमें अकल्याणकारी कोई बात ही ना हो। उसका पूरा विजडम कल्याण के ऊपर टिका हुआ है कि मैं हर एक्शन ऐसा होना चाहिए जो इंसान के काम आए, इंसानियत के काम आए, और जीवन में मेरे मरने के बाद जो आने वाले लोगों के लिए मैं कुछ ऐसा बढ़िया कर जाऊं कि मुझे याद रखा जाए। ये गुरु का विजडम है। तो गुरु यानी थॉट प्रोसेस पे काम करता है। सेकंड है मुंह, जो हमारा खान पान, व्यक्ति कितना शुद्ध खान पान करता है। अब खान पान में 2 तरीके हैं शुद्धि के, एक तो जो हम भोजन किस तरीके से बना के खाते हैं, उसमें नॉन वेज, ड्रिंक और उल्टे सीधे मिर्च मसाले, ओवन वाले फूड, चाइनीज फूड, ये सब आ गए, ये सब गुरु के विरोधी हैं। नेचुरल फूड, सात्विक फूड, ये सब गुरु की पावर को बढ़ाने वाले फूड हैं। दूसरा, गुरु इस चीज से भी रिलेट करता है कि कमाई नेक तरीके से की गई है या गलत तरीके से की गई है। अब यहाँ पे बड़ी काम की मजेदार बात बताऊंगा। अगर गुरु आपका अच्छा और बहुत अच्छा, और गुरु आपका गड़बड़, गड़बड़ का मतलब मैंने बता ही दिया, 2, 5, 9, 11, 12 में है, तो व्यक्ति कमाने के मामले में उस्ताद मिलेगा, यानी कि कमाई बड़ी अच्छी कर लेगा, पर खान पान का कोई भरोसा नहीं। सारी समझ होते हुए भी गलत खान पान की तरफ आकर्षित होगा वो व्यक्ति, कंप्रोमाइज करते देर ही नहीं लगाएगा। जहां पैसे की बात आएगी फटाफट कंप्रोमाइज कर जाएगा, वहां पे अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा नहीं रहेगा, पर बातें सिद्धांतों की करेगा। पॉइंट समझी, बातें सिद्धांतों की करेगा पर सिद्धांतों पर स्वयं खड़ा नहीं हो पाएगा। ये गुरु की कमजोरी का और परिणाम है। अगर गुरु किसी की कारण से वेल प्लेस्ड हो जाए, बहुत ताकतवर हो जाए, परंतु ये ग्रह उनकी पूंछ में बैठ जाए, पूंछ कहते हैं उनके जड़ों में बैठ जाए, दूसरे में, 5वें में, इनमें ये फंस जाए, और गुरु मान लीजिए चौथे में आ गया, बहुत अच्छा हो गया, गुरु चौथे के अंदर बैठा है, पर 5वें में राहु बैठ जाए, 5वें में बुध बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, या 9वें में बैठ जाए, कहीं बैठा दो आप ऐसी जगह जहां पर मामला गड़बड़ा जाए। अब देखने में तो उच्च का लग रहा है, तो यानी उस व्यक्ति का व्यवहार जो होगा वो उच्च ज्ञानियों वाला होगा, यानी कि देखने में
और व्यवहार में तो ऐसा प्रतीत होगा यार ये व्यक्ति वास्तव में साधु प्रवृत्ति का, संत प्रकृति का बहुत विद्वान जन है, पर असल में जहां धन की बात आएगी वहां वो लोट पलटे खा जाएगा, मतलब कंप्रोमाइज कर जाएगा, उसके अंदर खाते का मामला कमजोर होगा, क्योंकि जड़ पर प्रहार हुआ है। समझना, जड़ पर प्रहार हुआ है। जड़ पर कौन बैठा है? पाप ग्रह बैठ गया, वो उसको थोड़ा सा हिला देगा, अंदर खाते से हिला देगा। जैसे कई बार आप सुनते हो ना, कोई संत बड़ा अच्छा बोलता है, बड़ा अच्छा प्रवचन करता है, फिर बाद में पता चलता कि वो कथा के चक्कर में, कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, परंतु कथा के बाद पैसे के लेन देन पे झगड़ा हो गया और उसके ऊपर बड़ा भारी विवाद खड़ा हो गया। तो ये चीज है, जिनका बृहस्पति सेकंड फेज के ऊपर, बृहस्पति कमजोर है और 2, 5, 9, 11, 12 में राहु बुध शुक्र बैठे, वो तो मान के चलते हैं, हाँ जी हम तो करते हैं। बच्चे कैसे पालेंगे? थोड़ा बहुत हेरा फेरी नहीं करेंगे तो हम बच्चे कैसे पालेंगे? हमारे ऊपर जिम्मेवारियां बहुत है, वो लेकर के जिस ग्रेड के ऊपर, जितनी ज्यादा ग्रेड के ऊपर बृहस्पति खराब होता जाएगा, उतना ही ये विचार खराब होते चले जाएंगे, खान पान खराब होता चला जाएगा, लीवर खराब होता चला जाएगा, लीवर की खराबी कहते हैं फैटी लीवर होता चला जाएगा, डाइजेशन के इश्यूज बढ़ते चले जाएंगे, आगे चल करके आपकी पेनक्रियाज में डिस्टरबेंस आनी शुरू हो जाएगी। ये मेथड है गुरु के बारे में, पूरा एक लाइन में खींच के रख दोगे, वहीं से चीजें पकड़ में आती चली जाएगी। अब दूसरी बात, गुरु मोटापा देता है, अच्छा गुरु मोटापा देता है कि बुरा गुरु मोटापा देता है? एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आप। बुरा। सिंपल सी बात, डिस्टर्ब गुरु ही मोटापा देगा। दूसरी बात, अगर गलती से किसी अन्य कॉम्बिनेशन से मोटापा आ भी गया और गुरु ने अपने आप को शुभ बना करके रखा हुआ है, वो मोटापा उसका हेल्दी होगा, उससे एक भी रोग पैदा नहीं। अर्थात उस मोटे आदमी को आप नाचने को कहोगे, गजब का नाच के दिखा देगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भरपूर मिलेगी, और आप उसका अगर ब्लड चेक कराओगे तो कोई बीमारी नहीं मिलेगी, फैटी लीवर नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, और एक टाइम पे आके वो पतला होगा। ये भी मैं बता दूं, जैसे कई बार बच्चे कुछ मोटे हो जाते हैं, यंग एज के अंदर मोटे होते हैं, घर में खाते रहते, पीते रहते, मोटे, फिर थोड़े से जवानी में आते हैं एकदम से स्लिम ट्रिम हो जाते हैं, सारे कहते हैं अरे क्या हो गया? वो कहते हैं भाई दौड़ लगाने लग गया, रेस करने लग गया, जिम करने लग गया। पर जब गुरु खराब होगा, ये ध्यान रखिएगा, जब गुरु खराब होगा, पानी भी पिएगा तो भी मोटा हो जाएगा, या जो मैंने चाहे लीवर बताया, चाहे पेनक्रियाज बताया, चाहे पानी भी पिएगा तो वो चीज उसको डिस्टर्ब करेगी, है फिर वो कहेगा आरओ का पानी ही गड़बड़ है, फलानी चीज का गड़बड़ है, यानी कि बीमारियां उसको बार बार परेशान करेंगी। तो ये सिंपल टेक्निक है हमारी। फिर भाव के बारे में मैंने बता ही रखा है कि गुरु जिस भी भाव में जाए, आपने ये देखना है कि ये भाव में जमीन किसकी है और इसका मालिक कौन है, से क्लैरिटी आपको तुरंत मिल जाएगी। जैसे कि हमारा शुक्र की बात चल रही थी, हमारा शुक्र का चैप्टर चल रहा था, सिंपल बताया कि पहले में जाएगा क्या होगा, दूसरे में जाएगा क्या होगा, आपको एकदम क्लैरिटी। बड़ा सिंपल सी टेक्निक आप लोगों को बताई मैंने शुक्र के बारे में, समझना बहुत ही आसान। क्या आप बताया मैंने? सेकंड हाउस में मान लो शुक्र गया, तो वो तो जमीन ही शुक्र की है, पर मालिकाना हक किसका है? गुरु का है। तो सेकंड हाउस में शुक्र कैसा होगा? अब भी कंफ्यूजन है। बोला जी गुरु की जमीन है मान लिया, पर शुक्र तो गुरु तो मालिक है वहां का, जमीन बेशक शुक्र की है। अब इस कंफ्यूजन में और समस्या खड़ी हो गई ना, अब हम इसको अच्छा माने या बुरा माने? कुछ जगह किताबों में लिखा हुआ है शुक्र सेकंड में बैठेगा तो बहुत ही बढ़िया, धन के लिए बहुत ही मालामाल मामला है, परंतु कई बार हम शुक्र सेकंड हाउस में देखते हैं, ऐसे लोग मीठा तो बोलते हैं पर धन का मामला उनका भी कमजोर होता है। एक तरह से तो वो अपनी ही राशि में पहुंच गया ना, सेकंड हाउस में पहुंचा है तो। पर धन की कोई इतनी बड़ी, ये नहीं कि वो करोड़पति अरबपति बैठे हों, 100 करोड़ 500 करोड़ की कोई बात नहीं हो रही वहां पर एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तक वो बैठे हुए हैं।
अब ऐसे में डिसीजन कैसे हो? मैंने सिंपल सा मेथड बता दिया, बुध को देख लो, बुध आगे है कि बुध पीछे है। अगर बुध पीछे है, शुक्र कमाल कर देगा, यहाँ पर बड़ा ही गजब का कमाल कर देगा। बस फिर शर्त एक ही ये होगी कि शुक्र को कोई टक्कर ना मार रहा हो, मतलब उसको बर्बाद ना कर रहा हो। शुक्र को कोई अगर बर्बाद नहीं कर रहा और बुध उससे पीछे है शुक्र से, अगर हम सेकंड हाउस में कह रहे हैं तो बुध कहाँ होना चाहिए? या तो पहले में होना चाहिए, 12वें में होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। आगे का मतलब कि तीसरे में नहीं होना चाहिए। अगर तीसरे में बुध बैठा है तो शुक्र गड़बड़ा गया। अब उसको गुरु मार रहा है, ये समझ लो कि वो ऐसे घर में बैठा है जहां गुरु उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। और जब शुक्र बर्बाद होगा तो लक्षण सुन लीजिए। शुक्र बर्बाद होगा तो मैंने कहा, क्या कहा? रिलेशनशिप, घर गृहस्थी, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, आशिकी, शरीर की स्ट्रक्चर। शुक्र आकर्षण है ना, शरीर को बहुत आकर्षक बनाता है कि कोई फेस देखे और देखता ही रह जाए, कोई उसका रंग रूप देखे देखता ही रह जाए। आकर्षक शरीर का मालिक बनाने का काम शुक्र करता है। गुरु यहां दबा देगा। और इसके विपरीत अगर वो पीछे है तो शुक्र उभर जाएगा। अब देखिए, अगर बुध पीछे है तो सेकंड हाउस का शुक्र हर प्रकार का ऐशो आराम देगा। वो ऐशो आराम होंगे कि बंदा बटन दबाएगा, नौकर हाजिर और फटाफट काम करके देगा। यानी कि मेहनत तो भूल जाए, शुक्र मेहनत की कमाई नहीं देता, ये ध्यान रखना, ये भूल जाओ। एक पूरा शुक्र ग्रह ही ऐसा है जो आपको कहता है मेहनत मत करो, बाकी सब ग्रह कहते हैं मेहनत करो, वो कहता है मेहनत ना। तो इसका मतलब धन कमाने में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो तुम्हारा कुटुंब का मतलब तुम्हारा खानदान, तुम्हारे खानदान कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा बना के रख जाएगा आपके लिए, वहीं से मंथली आता रहेगा। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टीज है जो रेंट पे है, वहां से रेंट आ रहा है, कोई आप किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स हैं, वहां पर आपको कुछ हो रहा है, आपके नाम पे सैलरीज आ रही हैं, आपके नाम पे बहुत कुछ आ रहा है, पर आप अपनी लाइफ को जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी पाते हैं। तो हमने नियम क्या बताया कि शुक्र का दुश्मन सूर्य, वो साथ नहीं होना चाहिए। कौन कौन से दुश्मन बताए थे शुक्र के? बताओ, याद रखा करो। देखो शुक्र, जब मजा आ गया क्लास में। राहु, चंद्रमा, सूर्य। सूर्य, चंद्र और राहु। वेरी गुड, ऐसे याद रखो। देखो लाल किताब जब भी आसान है जब तुम्हें याद है एट ए टाइम पर, याद नहीं तो गया, फिर तो फिजिक्स का फार्मूला हो जाएगा ये लाल किताब। गलती खाने के सबसे ज्यादा चांस लाल किताब में है। वैदिक में गलती खाने के चांस कम है, वो समझ में बेशक लेटा है, पर वहां पे वैदिक में फिर गलती होने के चांस नहीं होते हैं। या फार्मूला याद नहीं तो मामला गड़बड़ है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को डिविजनल चार्ट्स में मास्टरी करनी है, हमारे भंडारी जी का नया कोर्स शुरू हो रहा है 10 मार्च से। उनका डेमो भी हुआ था। जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डिविजनल चार्ट्स और दशाओं को सीखना चाहते हैं, वो उनके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के पास उनकी डिटेल पहुंच गई होगी, और नहीं पहुंचे तो मुझे पर्सनल कर देना मैसेज, मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो हम शुक्र के सेकंड हाउस के ऊपर हम लोगों ने समझ लिया। शुक्र के साथ राहु नहीं बैठा होना चाहिए, चंद्रमा नहीं होना चाहिए था, सूर्य नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रह के शत्रु नहीं बैठे हो, यानी शुक्र के शत्रु साथ में नहीं बैठे हो, बुध पीछे बैठना चाहिए। बस फर्क इतना ही है। अब आपका प्रश्न एक उठ सकता है कि हमने तो ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं जिनका बुध शुक्र से आगे है पर उनके पास पैसा कम है। तो इसको क्या माने हम? बुध अगर शुक्र से आगे है और फिर उस आदमी के पास पैसा है,
तो उस आदमी के पैसे की सर्टेनिटी कुछ भी नहीं। उसके साथ क्या क्या घटना हो सकती है, उसका पैसा फंस सकता है कहीं पर भी, या वो पैसे को मल्टीप्लाई करना नहीं जानता होगा, या उसका पैसा फंस जाएगा, या पैसे को मल्टीप्लाई करना नहीं जानता होगा, या तो शेयर मार्केट में डुबो देगा, या जितना पैसा है अगर वो सिर्फ एफडी खेलता रहे जब तक सेफ तो रहेगा, रिस्क में नहीं रहेगा। एफडी करता रहे कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। जिस दिन भी उसने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी रिस्की कदम उठाया, अब रिस्की कदम तो शेयर मार्केट होते हैं या प्रॉपर्टी में होते हैं, और बिना सोचे समझे जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, और उस वर्ष में वर्षफल गड़बड़ निकल आया, तो वो पैसा उसका डूब सकता है, मेहनत की कमाई डूब सकती है, फंस सकता है वो। तो उसके काम में स्टेबिलिटी नहीं, यानी उसके धन में स्टेबिलिटी नहीं। अगर बुध पीछे है शुक्र से, पट्टा चाहे 1 करोड़ रुपए का लोन ले आए वो भी चुका देगा, कहीं से भी किसी को कोई बात कर लेगा, सब कुछ सिस्टमाइज हो जाएगा, क्योंकि बुध बुद्धि है, शुक्र आपका खर्चा है। बुध बुद्धि है, ऐसे याद रखना, बुध बुद्धि है, शुक्र आपका खर्चा है। बताओ, खर्चों में से नीड की जो चीजें होती हैं उनपे खर्चे सिर्फ 10% 20% होते हैं, मैक्सिमम खर्चा शुक्र पे होता है। इसलिए तो मर्द कहते हैं अपनी वाइफ को, सारा खर्चा तुम्हारे ऊपर ही चल रहा है, मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है, मैं तो पैंट शर्ट पहन के घूमता रहता हूँ, मैं 10,000 रुपए में मेरी तो सारी रसोई चलती है, मेरा तो 10,000 से ऊपर का खर्चा नहीं है। तुम्हारे चक्कर में 1.5 2 लाख रुपए महीने कमाने पड़ते हैं, तुम्हारा ही मामला सेट नहीं हो रहा बस, है। तो वो क्या है, शुक्र क्या पत्नी है। गाड़ी लाएगा तो शुक्र है, घर में लग्जरी का सामान लाएगा तो शुक्र है, नए पर्दे लाएगा तो शुक्र है, क्रीम पाउडर लाएगा तो शुक्र है, कॉस्मेटिक लगाएगा तो शुक्र है, बढ़िया सज धज के दिखाएगा तो शुक्र है। आप देखो मैक्सिमम लाइफ का खर्चा शुक्र पर। बुध बुद्धि शुक्र खर्चा, याद रखो। और खर्चे के पीछे बुद्धि है तो कंट्रोल करके रखेगी खर्चे को, कि इतना नहीं करना कि जिससे मामला लिमिट से बाहर चला जाए। और अगर बुध आगे चला गया, खर्चा पीछे रह गया, अब बुद्धि तो आगे है, खर्चा पीछे, आदमी के गलती करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, गलत स्टेप उठा सकता है, या तो लालच में आकर के स्कीम में आ सकता है, किसी के तरीके कोई उसको फंसा सकता है। पर आप कहोगे क्या ये लोग इंटेलिजेंट नहीं होते? ये लोग सुपर इंटेलिजेंट है। कैसे सुपर इंटेलिजेंट है? ये वो सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं जो ईच एंड एवरीथिंग जानते हैं, बस पैसे को मल्टीप्लाई करना नहीं जानते। अगर इनसे बात करोगे कोई इनको बेवकूफ नहीं बना सकता, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये किसी पे यकीन ही नहीं करते। कमाल की बात, किसी पे यकीन नहीं करते, इनको जो मर्जी स्कीम में समझाए जाओ नहीं करेंगे। और उल्टा ये होगा, जिसका बुध पीछे है शुक्र से, वो सबकी बात को बड़े आराम से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। उसको बेवकूफ वाली स्कीम भी बताओगे वो एक बार तो सुनेगा बड़े ध्यान से, चलो सुनाओ, चलो बताओ। पर बुध जिसका आगे है वो पहले हल्ला मचा देगा, ए क्या बेवकूफ बनाता मुझे, भाग यहाँ से, बीच में ही डिस्टर्ब करके भगा देगा। अमित जी ध्यान रखना, मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये लोग वो होते हैं जो लाख रुपए खर्च करके 2,000 रुपए बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करते हैं। लाख रुपए का खर्चा करके 2,000 बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। कि गाड़ी तो मैं 20 लाख की ले आया, पर वहां से वहां तक जाऊंगा तो 200 रुपए का खर्चा बैठेगा, मैं तो पैदल जाऊंगा, मैं तो साइकिल पे जाऊंगा, मैं तो वैसे जाऊंगा, पर मैं पेट्रोल अब नहीं डलवाऊंगा। 20 लाख का खर्चा हो गया सो हो गया, अब पेट्रोल तो मुझे बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ समस्या हो जाएगी। तो ये वहां पर दिमाग लगाएंगे, कमीशन नहीं देंगे, रिश्वत नहीं देंगे, उनको बचाने के चक्कर में
अपनी लाइफ की स्मूथनेस को बिगाड़ लेंगे। इसी कारण ये लोग अपने काम को एक लेवल से ऊपर के लेवल पे ले जाने में इनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। फिर कोई भगवान साथी भेजता है जो इनके साथ घुसे मुक्के मार के इनको ऊपर लेके जाता है। अगर ऐसा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जय श्री राम। फिर ये बहुत खर्चीले होते हुए, ध्यान से सुनना, बहुत खर्चीले होते हुए महाकंजूस कहलाते हैं। और इनकी बीवियां तो बस कहती है कहाँ कंजूस से पाला पड़ गया, ये तो बाल की खाल निकालता रहता है, छोटी छोटी बात के लिए लगा रहता है मुनीम जी बना फिरता है, आज इतना खर्चा हो गया, आज इतना खर्चा हो गया, सारा दिन डायरी ले घूमता है। तो वो चक्कर, मतलब ये बेचारे पैसे भी खर्च कर देते हैं तो भी कंजूस कहलाते हैं। ये इनके साथ गड़बड़ है। शुक्र की कमजोरियां आपको कंजूसी के दायरे में पैदा कर देती हैं। खर्चा करने के बाद या तो लोग इन्हें मूर्ख बताते हैं या ये अपने आप को मूर्ख समझने लग जाते हैं कि गलती हो गई मेरे से तो बहुत बड़ी। पर जबकि ये खर्चा बहुत जबरदस्त करते हैं, जब भी खर्चते हैं तो ढंग से खर्च कर देते हैं, बाद में दिमाग लगाते हैं कि वो तो है, अब तो आप बचाएं कैसे। वही वाली बात है, गाड़ी तो ले आए जो जो उसमें 20 लाख की, पड़ोसी से टक्कर लेने के चक्कर में अब 2-2 हजार रुपए करके हर महीने बचाएंगे तो कैसे गुजारा चलेगा। तो वो लाल किताब में इन लक्षणों को पहचानना शुरू कर दो, आप चीजें समझना शुरू कर दो। शुक्र के साथ राहु बैठ गया, राहु ने क्या करना है, फिर याद रखो, आपको भूल जाते हो कि भाई क्या हुआ, फिर टेंशन में आ जाते हो, यार शुक्र राहु आ गए। शुक्र राहु आते दिमाग में सीधा करेक्टर जाता है आपके, नहीं, ये गलत अप्रोच है। आपके दिमाग में जाना चाहिए खर्चा, और खर्चे की चाबी आ गई राहु के हाथ में। राहु के साथ जो भी ग्रह आता है राहु उसको कंट्रोल कर लेता है, ये हमेशा याद रखें। उस ग्रह की आधी ताकत खुद छीन लेता है, खुद बलशाली हो जाता है और उसकी चाबी खुद घुमाता रहता है। यानी कि आपके खर्चे के हालात राहु के हाथ में चले गए और राहु ऐसी जगह खर्च करवाता है जहां तुम नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? कि हम, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं पैसा, जिस बात पे भी पैसा इन्वेस्ट करूं वो जीरो हो जाए। हर आदमी चाहता है मैं पैसा जो इन्वेस्ट करूं उसका मुझे रिटर्न मिले, चाहे वो रिटर्न तारीफ के द्वारा मिले, क्या लोग कह अरे यार वाह क्या गाड़ी खरीदी आपने तो कमाल हो गया, तो कम से कम ऐसे ही हो जाए, या वो पैसा बढ़ जाए, पैसा मेरे को आगे चल करके मुझे समाज में, सोसाइटी में मेरी इज्जत बढ़ जाए, मान सम्मान बढ़ जाए, या वो धन और ज्यादा धन बढ़ जाए। पर यहाँ तो राहु हाथ में ना, राहु उसको ऐसे बढ़ाएगा इज्जत को एकदम। हर कोई कहेगा यार कमाल है, तू तो गजब का काम कर दिया, तेने तो इतनी बढ़िया गाड़ी ले ली, शानदार गाड़ी ले ली, तू है रियल हीरो, तू है रियल हीरो। बार बार उसको हर कोई कह रहा है तू है रियल हीरो, वो कह रहा है ये तो मजा आ गया। अब राहु ऊपर ले जा रहा है, उसके गुब्बारे को और फुला रहा है और फुला रहा है, और जिस दिन गुब्बारा फोड़ेगा बिल्कुल ढक कर देगा, पता चलेगा ना घर के रहे ना घाट के रहे, गाड़ी वाला गाड़ी ले गया अपनी, बंदा अब जो है ओला उबर से जा रहा है, क्योंकि गाड़ी तो लोन के ऊपर आई थी, लोन वाले उठा ले गए, लोन का तो हिसाब किताब हुआ ही नहीं। ये है शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन। या तो कहते हैं, या तो क्या बंदे जहाज से नीचे बात नहीं कर रहे आज बेचारे, कह रहे बाइक ही खरीद करके घूम रहे हैं। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो जीवन के किसी पड़ाव पर आकर के इतनी मौज मस्ती करते हैं, इतना पैसा लुटाते हैं, बेताशा बुलाते हैं, और फिर वो एकदम से डाउन आ जाते हैं। ये जो उतार चढ़ाव है, खर्चों का उतार चढ़ाव है, ये राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन। शुक्र यानी औरत, उसकी चाबी किसके हाथ में? राहु के हाथ में। अब किसका खराब हुआ? आपकी औरत के ऊपर राहु का असर होगा, यानी कि आपकी पत्नी, अब मैं समझा रहा हूं आपको, आपकी पत्नी पर राहु का असर मिलेगा। जिन पुरुषों की कुंडली में राहु शुक्र कॉम्बिनेशन, उनकी वाइफ के दिमाग के ऊपर राहु का असर मिलेगा ही मिलेगा। उसकी वाइफ के अंदर आप जो है राहु के लक्षण देखना शुरू कर दीजिए, आपको हूबहू मिलते चले जाएंगे। अब वो भटकता क्यों है? आप रूट को, आप बिल्कुल एंडिंग पिक्चर देख रहे हैं, पर रूट कोज क्या था? रूट कोज ये था कि उसकी वाइफ के ऊपर राहु का असर है।
और वो उससे परेशान है, जिसके कारण उसके अंदर भटकाव की स्थिति है। अब राहु क्या समझा रहा है उसको, अच्छा, ये महिला तुझे मिली है, पर तू तो डिजर्व करता ही नहीं है, तू तो बहुत बढ़िया डिजर्व करता है। वही वाली बात, गाड़ी की औकात तो अपनी 8 लाख की, अपन ले ली 28 लाख की, चाहिए 28 लाख की, हर कोई कह रहा है वाह ये हुई ना बात। अब उसको ये हुई ना बात सुनने के लिए वो गड़बड़ी करेगा। किसी ने भी कह दिया तेरी वाइफ यार वैसी नहीं है जैसी तेरे को तू डिजर्व करता है, अभी डिजर्व शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, और वो उस बात को सच मान लेता है। चाहे उसकी वाइफ कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी सुशील क्यों ना हो, उसके दिमाग में फितूर घुस जाएगा। अब इंडिया है, हिंदुस्तान, एक से दूसरी शादी हो नहीं सकती, तलाक लेना नहीं है, वो बस एक्स्ट्रा रिलेशन बनाने के चक्कर में लगेगा। एक्स्ट्रा रिलेशन का मतलब फ्री में गिफ्ट बांटेगा, फ्री में पैसा बांटेगा, महिलाओं के ऊपर खर्चा करेगा, उनकी तारीफें करता फिरेगा, अपना काम काज छोड़ेगा, अपना धंधा छोड़ेगा, अपनी एनर्जी को दूसरी तरफ लगाएगा, और फिर जो है बर्बादी के कगार के ऊपर पहुंच जाए। राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन हो गया, घबराइए मत, बस बुध को चेक कर लीजिए कि राहु शुक्र के कॉम्बिनेशन में बुध पीछे है। अगर बुध पीछे है तो संभलने के चांस बहुत है, यानी कि गड़बड़ तो वो व्यक्ति कर लेगा, परंतु जरा सी ठोकर लगती है कल आ जाएगी। कोई भी औरत उसके पैसे लेके एक बार भाग गई ना, बस वो जिंदगी में गांठ बांध लेगा कि दोबारा मौका नहीं दूंगा, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। यानी कि गलती एक बार करेगा फिर सुधर जाएगा, बार बार नहीं करेगा। और अगर बुध आगे रहा, राहु शुक्र पीछे रहे, हर बार कसम खाएगा, हर बार जूत खाएगा, ये ध्यान रखना। और घर वाले कहेंगे इसको जितना मर्जी समझा लो, हर बार जूते खाता है, ये सुधरने वाला नहीं। बुढ़ापे तक हर कोई ये मान लेगा इसको नहीं सुधारा जा सकता, ये अब तो अगली लॉन्ड्री में जाकर के सुधरेगा, इस जन्म में तो ये नहीं सुधर सकता। तो इसलिए राहु शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको प्रॉब्लम की सीवियरिटी को भी समझना है, ये नहीं कि राहु शुक्र कहा और कह दिया कि आपका तो करेक्टर ही जो है डाउटफुल है। नहीं, इसका करेक्टर कब डाउटफुल होगा, अब मैं फिर से आता हूं। अगर राहु शुक्र कॉम्बिनेशन है तो उसकी वाइफ का करेक्टर डाउटफुल है। बुध अगर पीछे है तो वो भी गलती करेगा पर सुधरने के चांस पूरे। बुध आगे तो खुद का करेक्टर डाउटफुल है। राहु कैसा गर्म ग्रह है, अब आपको मैं बताता हूं राहु करता क्या है। ये जो हमारी नसें ना, ये नसें इनको बहुत जल्दी गर्म कर देता है, गर्म प्रकृति का ग्रह है। और शुक्र को गर्म प्रकृति बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र तो पानी है आपका। पानी भी कौन सा, मीठा वाला पानी है। अब उसमें आप उबाल दोगे तो उबलता हुआ पानी हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था शुक्र यदि मंगल के साथ, शुक्र यदि मेष राशि में, शुक्र यदि वृश्चिक राशि में, मतलब मंगल की राशि, तो पत्नी का स्वभाव गुस्से वाला हो। किसी भी तरीके से मंगल के साथ शुक्र कॉम्बिनेशन बना लेगा तो पत्नी के स्वभाव में क्रोध आएगा। और मंगल अगर शुक्र को बर्बाद कर रहा होगा, मतलब टक्कर मार रहा होगा, वो कहेगा पत्नी ठीक है, इसका गुस्सा ठीक नहीं। गुस्से में पागल हो जाती है, फिर तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, दिल करता है बस भाग जाओ। ये छोटे छोटे कॉम्बिनेशन अगर आप शुक्र के समझ लोगे तो सामने वाले की मैरिज लाइफ को ईच एंड एवरी टाइम आप बिल्कुल सही सही जजमेंट करोगे। और फिर उपाय बताओ, जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी आप उपाय किस चीज के कर रहे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। एक आदमी कह रहा है मैं अपनी वाइफ से दुखी हूं, किस बात को लेकर के, वो स्वभाव आपने समझना है, कुंडली के माध्यम से समझना है। और आप अगर गलती खा गए, हमें मंगल राहु शुक्र बैठा है, आपने कहा नहीं जी 2 विवाह होंगे, 3 विवाह होंगे, कोई गारंटी नहीं 2 विवाह 3 विवाह की, ये समझ लेना बात को, ये गलतियां मत खाना। कोई बहुत डीप में नहीं समझाते लोग, जो है बोल बाल करके बस निकल लेते हैं, पर प्रैक्टिकली लाइफ में
क्या होता है क्या नहीं वो चीज को समझना होगा। मैं अपनी क्लास में अपने जीवन के अनुभव देता हूं जो मुझे प्रैक्टिस के दौरान मिले हैं। इसीलिए बहुत सारी चीजें किताबों में अक्सर नहीं मिलती और इसलिए मैं किताबों से भी कम से कम पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ना के बराबर होती है चीजें, और इसलिए कई बार बातें इधर की इधर चली जाती, पर स्टूडेंट को फायदा होता है और बहुत फायदा होता है अगर वो प्रैक्टिकली कोई अगर सच्चे दिल से देखे तो अगर वो सीखता है तो ज्योतिष यहीं पे सीखता है। जब प्रैक्टिकली वो पकड़ता है ना कुंडलियों को तो यहीं से पकड़ना सीखता है, इम्प्लीमेंट करना सीखता है। ठीक है, तो मेरा भी कोर्स आ रहा है, ध्यान रखना। कोई आपका खास रिश्तेदार, कोई फ्रेंड अगर लाल किताब सीखना चाह रहा है तो 18 मार्च से मैं रात को 9 बजे से कोर्स शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं आई हो तो उसके लिए भी बता दें। ऐसे ऐड भी करते रहना, बीच बीच में ऐड भी करते रहना चाहिए। जी जी मैं वो जो 9 मार्च का जो चार्ज शुरू हो रहा है भंडारी सर जी का, गुरु जी देखिए अभी हमारे ऑलरेडी ये 2 क्लासेस चल रही है लाल किताब की, अभी इसमें एटलीस्ट 10 क्लासेस बाकी हैं। तो नहीं रचना जी ऐसा इस बात पे अपन टॉपिक पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, ना मेरे कोर्स की ना उनकी कोर्स की। ये टोटल आप लोगों के ऊपर है, क्या डिसीजन लेते हो क्या नहीं लेते हो। मेरी ड्यूटी है बताने की, मैंने बता दिया। एस्ट्रो पाठशाला की तरफ से ये 2 कोर्स अभी हैं। अगर आपका कोई मिलने वाला है, कोई ज्योतिष सीखना चाहता है तो उनको आप बता सकते हैं, वहां तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आप में से किसी को कुछ करना है तो भी आप बता सकते हैं, मेरा सिर्फ मकसद इतना था। चलिए, अब किसी को डाउट है दूसरे भाव के शुक्र को? अब देखो सारे भाव अब आप ही ने करके दिखाने मुझे, मैंने बड़ा गहरा सारा समझा दिया, हर भाव को समझाने की जरूरत नहीं है। आपका कोई डाउट है वो बताओ। सर तो सर साथ में का क्या रिजल्ट होता है? 8वें का बोला, किसका बोला? साथ में हो सर साथ में हो, बुध शुक्र राहु सब साथ में हो तो सेकंड नहीं। हाउस में। और शुक्र साथ में, जैसे आपने समझाया कि बुध अगर आगे हो तो ऐसा होगा, शुक्र के पीछे होगा तो, पर दोनों एक साथ ही बैठे हैं तब उसको किस तरीके से देखेंगे? शुक्र और बुध, मैं फिर से बता दूं, अगर साथ में बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बुध पर और सर शुक्र से सूर्य क्यों बना? हम्म? ध्यान से समझना लाल किताब का लॉजिक। बुध और शुक्र से सूर्य क्यों बना बताइए, कोशिश करो। सर बुद्धि और ऐश्वर्य एक साथ हो गई और सूर्य राजा का कारक है। राजा का कारक है। इसका एक और बताता हूँ लीना जी। बुध और शुक्र को ज्योतिष में कहा गया है सूर्य के 2 मुए बच्चे। दूध मुए बच्चे का मतलब होता है जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, जो हमेशा गोदी में रहते हैं। यानी बुध और शुक्र हमेशा सूर्य की गोदी में रहते हैं, समीप रहते हैं उसके। क्योंकि इसका मतलब वो इतने निकट है। गोदी का मतलब ही सबसे नियर हो गया, पास में है। ये दूर जा ही नहीं सकते। इनको एक स्पेसिफिक डिग्री दे दी है, उसके बाद ये जा ही नहीं सकते। जाने की कोशिश करेंगे फिर बकरी हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर एक लिमिट से ज्यादा ये जा ही नहीं सकते। दोनों के दोनों को सबसे ज्यादा प्रकाश मिलता है, सूर्य का सबसे ज्यादा। जब ये 2 ग्रह इकट्ठे हुए तो सूर्य बन गया, तो शुक्र सूर्य का प्रकाश लेकर के इकट्ठे हो गए, तो दोनों में लाइट बहुत हो गई। तो लाल किताब ने इसे कहा ये जो जोड़ी है ये एक सूर्य का निर्माण कर रही है। यानी जिस भाव में होगा वहां पर प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ऐसे मत माना सूर्य हो जाएगा, सूर्य कहते हैं, पर वो प्रकाश हो जाएगा। यानी वो हाउस प्रकाशित हो जाएगा, वो लाइट वाला हो जाएगा। यानी कि वो भाव सबसे ज्यादा दिखाई देगा, लोगों को प्रकट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुध शुक्र 5वें भाव में बैठ गई, 5वां भाव बुद्धि भाव है आपका, यानी कि कॉमन सेंस का भाव है। अब यहाँ पर उसकी कॉमन सेंस, हर कोई कहेगा इस बंदे की कॉमन सेंस बहुत गजब, इसका असेसमेंट बहुत गजब का है।
इसकी क्रिएटिविटी बहुत गजब की है। वो अपने लिए कुछ भी करेगा, कोई भी क्रिएटिव काम करेगा, सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, हाँ भाई इस आदमी ने क्रिएटिव काम किया, ये वास्तव में क्रिएटिव आदमी है। ऐसा हमारे दिमाग में कोई आइडिया नहीं थी, इसने लाके क्या क्रिएटिव आइडिया है। उन लोगों के पास बड़े क्रिएटिव आइडिया होते हैं और उन आइडियाज को लोग हाथों हाथ लेते हैं। ये है बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन का खेल। पर यही बुध शुक्र सप्तम में चला गया तो ये खराब नहीं हुआ। क्या लाइट कहाँ आ गई? सप्तम भाव में लाइट आ गई, वहां पर सब कुछ स्पष्ट है। एक तरह से अच्छा हो गया। और पति पत्नी की बात लाइट में चली जाए वो भी ठीक। ये गड़बड़ हो गया, समझ रहे हो? तो गड़बड़ी कहाँ है और अच्छाई क्या, वो आपको समझ में आनी चाहिए। और बुध शुक्र अगर पुरुष की कुंडली में इकट्ठे हैं, वाइफ हाईली इंटेलिजेंट मिलेगी, चाहे बेशक वो अनपढ़ मिले, हाईली इंटेलिजेंट। उसको लोक व्यवहार इतना पता होगा, किस रिश्तेदार से कब कैसे बात करें, सबको गांठ बांध करके रखेगी, मतलब किसी को भी नाराज नहीं होने देगी, सबको बांध करके जोड़ करके रखेगी। तो उस पुरुष के लिए बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर जो बुध है वो नारायण का रूप है, क्योंकि अपना जो विष्णु जी है ना, मैं अक्सर कहता हूँ मैं कहता हूँ ज्योतिष के अंदर विष्णु जी सूर्य रूप में भी है, विष्णु जी गुरु जी बृहस्पति के रूप में भी है, और विष्णु जी बुध के रूप में भी। जब अर्निंग करने की बुद्धि यानी दिमाग में शुरू से ही हो, पैसा कमाना है, व्यापार करना है, पैसा कमाना है, व्यापार करना है, बैंकिंग की जानकारी जुटाओ, कहाँ से पैसा डबल हो रहा है, कहाँ से ट्रिपल हो रहा है, वो सब चीज बहुत बड़ा विस्तार देना है। और शुक्र लक्ष्मी, ये नारायण और लक्ष्मी का मेल है। यानी कि अगर ये बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन किसी अच्छे भाव में बन गया तो ये गजब का काम कर देगा। अब मान लीजिए बुध शुक्र लगन के अंदर आ गए तो ठीक है। गजब का काम। बुद्धि पैसा कमाने की, शुक्र क्या ऐश्वर्य, वो आदमी पैसा भी खूब कमाएगा, खर्चा भी खूब करेगा, खूब बचाएगा, अपने जीवन में पूरा आनंद लेगा। ऐसे आदमी आपको अच्छे पैसे वाले भी मिलेंगे, पैसे का एंजॉय करते हुए मिलेंगे। ये लोग बाहर छुट्टियां मनाने भी जाएंगे, ये विदेश में भी जाएंगे, ये बीवी को बहुत खुश रखेंगे, और खुद भी हमेशा खुश रहेंगे। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। पर अगर यही बुध शुक्र कॉम्बिनेशन अष्टम में चला जाए, ये मामला गड़बड़ हो गया। अष्टम भाव अंधकार का भाव है, वहां पर बुध शुक्र मिल गए, मजा नहीं आया। वो लाइट का क्या मतलब, वो थोड़ा वीक पड़ गया। यही बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन चौथे भाव में चला जाए, बहुत अच्छा है। यही 10वें में चला जाए, बहुत अच्छा है। 11वें में चला जाए, बहुत अच्छा है। समझ रहे बात को? तो केवल कॉम्बिनेशन नहीं, हमने ये भी देखना है कि किस भाव में गए ये। और अगर चौथे में जाएगा तो ये ध्यान रखना चंद्रमा को डिस्टर्ब कर देगा, ये भी ध्यान रखना। तो वहां क्या प्लस हुआ, क्या माइनस हुआ बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन से, इसका विश्लेषण करना अति आवश्यक है। बाकी मैंने बता ही दिया, साथ आने पर ये होगा। हाँ, यहाँ कोई वक्री का और अस्त का कंसेप्ट है नहीं, तो टेंशन फ्री रहो। वैसे ही अगर बुध अस्त है, जब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे के वैसे भाव के हिसाब से आप प्रेडिक्ट करो, अपनी अपनी कुंडलियों में देखो और पता करो कि कहाँ पे क्या है। रितु जी आप बताइए। सर मैं मासिक कुंडली के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। मैं सिर्फ हाँ जी, एक चीज कंफर्म करना चाह रही थी। मैंने कल अपने हस्बैंड की बनाई थी, तो उनका वर्ष फल में सूर्य बुध के साथ छठे घर में आ रहा है। लेकिन अगर हाँ जी, हाँ बताइए। तो अगर हम जैसे अभी लास्ट मंथ उनके पापा को बहुत हेल्थ इश्यूज हुए थे, तो अगर हम फरवरी में देखें तो फरवरी में सूर्य 10th हाउस में आया,
नहीं, पहले ये देखिए कि उनका कौन से महीने का जन्म है। अक्टूबर का। अक्टूबर का है तो आपने फरवरी के महीने का देखना है हाँ, ना। तो वो तो 10th हाउस में अक्टूबर चला से, गया। नहीं, अक्टूबर से फरवरी तक गिनो, पहले स्टेप गलत पांचवें गिनो। पांचवें महीने अक्टूबर, एक नवंबर, पांचवें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5वें महीने में। पांचवें महीने, हाँ जी। ठीक है, तो 10वें में चला गया। ठीक है, ठीक है, तो अब उसमें सामने मंगल बैठा है, तो इट मीन्स तब उनके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए फरवरी में। अब आप लाल किताब के सिद्धांत को समझो। 10वां भाव पिता है। पिता का कारक, पिता का कारक ध्यान रखना सूर्य, और पिता का कारक गुरु भी है लाल किताब में। अगर पिता भी है और दादा भी है तो लाल किताब में गुरु जो है दादा का कारक भी हो जाएगा। Yes, घर sir. का कोई बड़ा बुजुर्ग भी गुरु है। जो घर का मुखिया है वो गुरु है, और लाल किताब का मुखिया भी गुरु है। तो हमने क्या देखना है, चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो सप्तम भाव मतलब 10वें भाव को 100% दृष्टि से देखिएगा। क्लियर हुआ। अब ऐसे में देखना क्या तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है? वर्षफल में नहीं है, वैसे कुंडली में राहु है तीसरे भाव में। नहीं, वर्षफल को कर रहे हैं तो वर्षफल को ही देखो एक ना, नहीं, कुंडली को वर्षफल में वैसे मत देखो। ठीक है, वर्षफल में नहीं है। वर्षफल में नहीं है। अब यहाँ पर मंगल क्या है कि दृष्टि दे रहा है, किसको दे रहा है? सूर्य को और बुध को। आपने कहा चौथे में मंगल बैठा है, यही बोला है ना वर्षफल में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो देखो दृष्टि किसको जा रही है? सूर्य बुध को जा रही है। बुध तो वही है ना सर, बुध तो छठे घर में ही है। अच्छा, हाँ सॉरी, छठे में तो सूर्य को दृष्टि जा रही है। हाँ अब जी। आप ये देखो कि जो D1 चार्ट था आपका, मतलब उन हस्बैंड का, वो मैंने क्या समझाया था, कौन से भाव में वहां सूर्य बैठा है? लगन में। लगन के में बैठा है। तो लगन का कहाँ गया? 10th में। तो लगन का मालिक कौन है? मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति। नहीं, लगन का मालिक मंगल है। मंगल, हाँ मंगल, हाँ जी। तो मंगल गया 10वें खाने में। मंगल चौथे 10वें घर में। खाने, मैडम जी पहले घर का मालिक मंगल है, तो 10वें घर में मंगल का असर भी मिक्स है। सूर्य के ऊपर जब भी मंगल की, हमेशा ध्यान रखना, सूर्य पर जब भी मंगल की दृष्टि होगी तो ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कहाँ कहाँ नहीं होगा? किडनी के अंदर स्टोन बनना, साथ में ब्लड प्रेशर की दिक्कत होना, हार्ट को समस्या होना जैसी समस्या होती है। सर हार्ट उनका 20% काम कर रहा है, वो फरवरी में ही डिटेक्ट हुआ। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। अक्सर किडनी में भी स्टोन बन जाता है, ये भी मैं बता दूं। किडनी में स्टोन बनना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट की तकलीफ आना, ये इस कॉम्बिनेशन की निशानी। और शुक्र करो अष्टम से टक्कर नहीं लगी, नहीं बहुत गड़बड़ हो जाता। ठीक है, क्योंकि सूर्य आपका हार्ट है। चलिए, हाँ सुषमा जी। हाँ सर। थैंक यू सर। सर हम पूछ रहे थे कि जैसे कि आपने किस्मत के ग्रह बताए थे और टक्कर का कॉन्सेप्ट भी बताया था, तो सर जैसे कि किस्मत का ग्रह हमने कोई भी निकाला, जैसे सूर्य निकल गया किस्मत का ग्रह, अब हमको किस्मत के ग्रह को मजबूत करना है, लेकिन 8th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो सर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम उसको अच्छा करते मजबूत करते तो वो उतनी मजबूती से 8th हाउस वाले को टक्कर मारेगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना सर? अगर जो किस्मत का ग्रह है वो टक्कर मार रहा है किसी को, जी। तो उससे क्या लेना देना? आप किस्मत को चमकाओ, टक्कर वाले का टक्कर का इलाज करो, जिसको टक्कर मार रहा है। मतलब इलाज तो उसका भी तो होगा। दोनों देखो को। सुषमा जी, इलाज किसका होता है? जो टक्कर खा के चोट खा जाता है। हाँ, समझो जो बात, तो एक टक्कर खा रहा है सिंपल उसका सामान्य होगा। है। भाई किसी को चोट लगी है, अस्पताल में उसी को ले जाया जाएगा। मान लीजिए रोड पे दो बाइक वाले भिड़ गए, आपस में टकरा गए और गिर गए। दो उस सवार पे थे, दो उस पे बैठे थे, 4 थे। अब चोट एक को लगी, 3 बाकी बच गए। उन्होंने हाथ पैर हाँ झाड़े और सिर्फ ठीक हो गए। तो अस्पताल में वो। किसको ले जाएंगे? हाँ सर, जिसको जो चोट टक्कर लग गई। जिसको लगी
लगी है उसको ही ले जाएंगे। जिस ग्रह पर टक्कर लगेगी वो ग्रह बर्बाद माना जाएगा, खराब माना जाएगा, तो उसको मजबूत करना भी जरूरी है। किस्मत के ग्रह हाँ को वो तो करेंगे। करेंगे। हाँ जैसे बाकी जो ग्रह टक्कर खा रहा है उसको भी मजबूत करना है। हाँ नहीं सर, वो तो कॉन्सेप्ट आया समझ में, बस ऐसा ही पूछना था कि अगर सूर्य को हम मजबूत करते तो कोई दिक्कत तो नहीं ना सर, मतलब वो ज्यादा मजबूती से टक्कर मारेगा ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा। नहीं आप घबराओ मत। अब हाँ वजन सर, तो ऐसा नहीं नाप सुना था पाएंगे, हमने। वजन तो नहीं हमने नाप सुना था पाएंगे ऐसा। कि कितनी जोर की मारेगा टक्कर, कितनी जोर की नहीं मारेगा, है ना। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर। चिंता मत करो। सर और सर अपन बिजनेस के ग्रह के लिए शुक्र को ही देखते हैं सर, बिजनेस के लिए भी। भाई बुध बताया था सुषमा जी, बुध ही रहेगा, अभी अभी अच्छा बताया था। नहीं, जिसको अगर किसी का क्वेश्चन आया बिजनेस करने के लिए तो हम बुध की स्थिति देखेंगे या शुक्र आगे हमेशा पीछे ये देखेंगे? हमेशा बुध की स्थिति देखनी है सुषमा जी, तो सर हमेशा बुध मतलब की स्थिति देखनी है, क्योंकि व्यापार की पहली सीढ़ी आपकी बुद्धि है। यही गड़बड़ है तो फिर आगे क्या बढ़ना। बाकी ग्रह भी बुध की। देखे जाएंगे, बाकी ग्रह भी देखे हाँ जाएंगे सुषमा जी। व्यापार कर रहे हो, उसकी प्राइमरी प्लेनेट बुध है, किस चीज का व्यापार कर रहे हो, फिर अन्य ग्रह भी आएंगे। अगर आप टेक्निकल काम कर रहे हो तो मंगल शनि को लाना पड़ेगा, आप बृहस्पति का उपा काम कर रहे हो तो बृहस्पति को लेके आना पड़ेगा, आप शुक्र का नहीं काम कर सर, रहे वही हो जैसे आना पड़ेगा। किसी को, नहीं सर कोई पूछता है कि बिजनेस किस चीज का करना है तो उसमें हम क्या देखेंगे सर उसको कुंडली देखने के का अंदर? तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। वैसे तो जी सर। सिंपल सा टेक्निक ये कहती है कि चौथे भाव से जिस ग्रह का संबंध, चौथे भाव से जिस ग्रह का संबंध हो वो काम उसके मन का पसंद का काम। अच्छा सर, चौथे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हो जैसे पर सूर्य पहले चंद्रमा बुध। फर्स्ट प्रायोरिटी बुद्ध को सही सही देखना है, और उनसे पूछो कि काम क्या करना चाहते हो। अपने आप से काम मत बताओ, अपने आप से काम बताओगे तो खुद कंफ्यूज रहोगे, उसको कंफ्यूज कर दोगे। अच्छा सर, उनसे पूछे और वो आप जैसे ऐसे, वही खुद। एक आदमी अगर एलएलबी करके बैठा हुआ है, वो नया नया जवान वकील बना है, उसने कह दिया जी बताओ मैं क्या काम करूंगा, बताओ क्या कहोगे आप। शनि ग्रह से ही वकील बनता है, शनि से ही लोहा बिकता है, आप क्या कहोगे, लोहा बेचो मार्केट में। वो कहेगा साहब मैं तो वकालत कर रखी है, मेरे को तो लोहा बेचना ही नहीं आता। वो ये पूछेगा कि क्या मेरी वकालत अच्छी चलेगी, उसके लिए कॉम्बिनेशन देखो लाल किताब के अंदर। वकालत चलने के लिए, वकालत तो सीख ली उसने शनि ग्रह के आशीर्वाद से। बुद्धि होना बहुत जरूरी है वकील की, तुरंत जवाबदेही बुद्धि, तुरंत सटीक जवाब। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी, और साथ में उसमें दम होना चाहिए, जूझने का, भिड़ने का, फाइट करने का। तो मंगल भी इन्वॉल्व करो, बुध भी इन्वॉल्व करो, खाली शनि देख करके मत हाँ कर देना। कहीं नहीं पता सर, चला ये तो बुद्धि आपको खराब है समझाना उसका। पड़ेगा, तो समझ में नहीं आया। ये सुषमा तो जी ऐसे आपको बाद कैसे में से से होगा? अभी बताया ना, आप अपनी बात करो। बताया तो सही सर। अभी तो बताया कि हाँ नहीं, भैया मतलब सर। आप तो एग्जाम्पल दिया करो, आप है ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मत पूछो, इससे आप कंफ्यूज खुद ही हो जाती हो आप। मैंने देखा जब आप भी नहीं आप सर, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्पल ओरिजिनल वाले दो ताकि मैं आपको सटीक जवाब दूं। नहीं सर, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल सर, जैसे किसी की भी कुंडली आई है और उसके अंदर किसी ने पूछा हमको किससे रिलेटेड बिजनेस करना है, तो सर अब वो बिल्कुल जवाब बिजनेस नहीं करने देना, का ही पूछता है। बिल्कुल सुषमा जी जवाब नहीं तो देना उस आदमी को, चाहे उसने 5,000 रुपए दे रखे हो। अच्छा सर। हाँ समझ लो बात अच्छा को, सर। क्योंकि इसका जवाब कोई भी दुनिया का एस्ट्रोलॉजर नहीं दे सकता। कि वो ये बता सकता है कि आपके लिए काम सूटेबल है या नहीं। इवन अच्छा सर, मैं भी उसको ये अपने नहीं क्लाइंट बताना को है इस कि आप बात का ये जवाब, चीज करो। मैं ये कहता हूँ आप क्या सोच के अच्छा आए हो, अच्छा आपके प्लान में क्या है। भाई आप चाय बनाना बेचना अच्छा। चाहते हो, आप होटल खोलना चाहते हो, आप नौकरी करना चाहते हो, प्लान उसके दिमाग में है, आपको तो यस और नो करना है। कई बार आदमी गलत सोच के आता है कि साहब मैं, मेरा मन कर रहा है मैं जो है ना ड्राई क्लीनिंग का काम कर लूं।
अब आपने देखना है कि ड्राई क्लीनिंग का काम उसको लिए सुटेबल है या नहीं है, वो बात बताइए आप उसके लिए। एक आदमी कहता है मेरा मन करता है मैं जो है ना MSc पास हूं, मैं जो है बच्चों को ट्यूशन कराऊंगा। अब आपने देखना है क्या उसमें टीचिंग एबिलिटी है, कुंडली कह रही है, उसका मरकरी कैसा है, उसका जुपिटर कैसा है, ये आपने देखना है। तो जो बिजनेस के कॉम्बिनेशंस होते हैं ये आपको सुषमा जी उसके लिए याद होने चाहिए। किस बिजनेस में कौन सा ग्रह इन्वॉल्व होता है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, इसका कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। धीरे धीरे आप इसमें प्रैक्टिस से समझते चले जाओगे किस धंधे में किस काम के अंदर कौन सा ग्रह इन्वॉल्व होता है। एक बंदा कहता है मेरे को टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी खोलनी है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए मून आना चाहिए, वीनस आना चाहिए। टूर एंड ट्रैवल का काम क्या है, एकदम से दिमाग में आना चाहिए। बुध प्राइमरी है, बुध का सही होना मस्ट, फिर बाकी बातें सब बात। बुध का सही होना सर अभी आपने बताया वैसे ही, शुक्र से पीछे ऐसे ही बुध सही। बिल्कुल बिल्कुल वही। अच्छा हाँ, मतलब अगर जैसे आपने बोला अगर कि बुध का सही मैंने होना तो देखा हमको है क्लिक हो जाना इन चाहिए लोगों ऐसा। को, हाँ हाँ, नहीं तो जोश में आकर के रुपया पैसा लुटा देगा कोई, आके ऐसा प्लान समझा जाएगा कि 1 लाख रुपए खर्च कर दे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, अभी फनल बना के देते हैं तेरी, इतनी सारी लीड आएंगी और 1 करोड़ रुपए तो कमा जाएगा 2 महीने में। अब बंदा आ गया जोश में, लगा दिया, ये पता चला 1 लाख का 10,000 रुपये नहीं बचा। समझ रहे बात को? तो उसमें बुद्धि का अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ये चीज है ना। ये बात सर आपने बिल्कुल सही की। हमारे एक फ्रेंड है सर, उन्होंने 20-22 लाख रुपए अच्छे समझदार प्रोफेसर होते हुए भी 20-22 लाख रुपए लगा दिए, दूसरों को दे दिए। बुध राहु का कॉम्बिनेशन सेकेंड हाउस में और शुक्र पीछे 12th हाउस में। आप बता रहे थे सर, हम सब ऐसी हंसी आई हमको, और वो देखो पैसा मतलब उनका निकला भी नहीं सर, और वो समझो कि गया। उसके बाद से फिर उन्होंने संभले हैं कि अब ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ। चलो शुक्र है प्रोफेसर हैं, सरकारी आदमी है तो बच गए कि कम से कम हर महीने हाँ तो सर। पैसा आ रहा है ना। और अगर वो और सर प्रोफेसर वो नहीं होते तो समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाती। प्रमोशन के लिए भी बहुत ट्राई करे लेकिन नहीं हो रहा, तो सर यही कारण है, शुक्र पीछे और बुध नहीं आगे है नहीं, राहु हर के चीज साथ के में। पीछे ये थोड़ी ना हो यही कारण होगा। प्रमोशन के पीछे तो जुपिटर और सन का हाथ है, फिर जुपिटर एंड सन। देखो पत्नी एक ऐसी होती है वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती जब तक आपका तलाक का केस ना चल रहा हो। पत्नी कभी नहीं कहती कि प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, वो कहती प्रमोशन होगी 2 पैसा आएगा तो मेरे पास भी आएगा। वो इस मामले में बिल्कुल भी मतभेद नहीं पैदा करती, बेशक वो खाना दे या ना दे टाइम के ऊपर, परंतु इस मामले में बिल्कुल अड़चन नहीं उठाती। ये तो टेंशन, तो यहाँ पे शुक्र का कोई लेना देना नहीं प्रमोशन से, है ना। प्रमोशन कौन देता है? प्रमोशन नवम भाव से आती है, जिसका मालिक गुरु है। देगा कौन? बॉस। बॉस ही तो साइन मारेगा, हाँ इसको प्रमोट कर दो। अगर जो सरकारी आदमी है तो गवर्नमेंट साइन करेगी, हाँ भाई इसको प्रमोट कर दो, वो डिसीजन लेगी। वहां भी सूर्य बॉस, सूर्य है, गवर्नमेंट भी सूर्य है, और अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो सूर्य बॉस बॉस। बस ये 2 लोग जिम्मेवार हैं, तो हर चीज के पीछे नहीं। तो उनका वर्ष फल में देखो गुरु की क्या स्थिति आ रही है और सूर्य की क्या स्थिति आ रही है, वो ही डिसाइड सूर्य तो करेगा। अच्छा है। अगर दोनों में से कोई भी एक बर्बाद हो रहा होगा तो फिर डिसीजन नहीं होगा। अगर सूर्य बर्बाद हो गया तो सरकार डिसीजन ही नहीं लेगी। अगर गुरु सूर्य बर्बाद तो हो अच्छा गया है। तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाएगी, कोई ना कोई अड़ंगा आ जाएगा, फंस जाएगा मामला, तो कोई कोर्ट केस में भी जा सकता है। तो अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ ज्योति जी बताइए। सर आपने जैसे अभी उन्होंने पूछा था कि पिताजी की तबीयत खराब हुई थी जब 10th भाव में सूर्य आया, तो ये शनि में सूर्य आ गया शनि के घर में, तो इसका जी ये कारण हुआ। ये तो बता ही रहा था ना, मैं तो और बता था मंगल, लाल किताब में मंगल टक्कर मार रहा है, हाँ और उसमें मंगल का गुण मिक्स है। मंगल क्या है? ओवर हीटेड कर दिया, ओवर हीटेड कर दिया, पिताजी को बहुत ज्यादा ओवर हीटेड कर दिया। हार्ट एक ऐसी चीज है जिसको ओवर हीट बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तो कहते हैं गुस्सा ना करो, दिल के ऊपर बड़ा गंदा असर पड़ेगा।
हाँ सर, इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगी। जैसे मैंने अपने हस्बैंड की कुंडली में वर्षफल में पिताजी के रिलेटेड देखा, तो 12वें भाव में सूर्य पहुंच गए थे, ठीक है। तो वो भी 3 महीने से भी हॉस्पिटल में थे। तो इसका कारण ये समझेंगे कि वो 12वें भाव में सूर्य गए तो हॉस्पिटल, और पिताजी की 12वां भाव तो है ही सूर्य, 12वां भाव तो है ही हॉस्पिटल का। हाँ, तो इसका ये भी हो सकता है ना। और ये जब भी है, सूर्य और बिल्कुल साथ में खर्चा भी देखो कि कहाँ से खर्चा आ रहा है। चल गए तो खर्चा तो हुआ ही है बहुत। नहीं, राहु का घर है ना, 12वां भाव राहु भी तो है, वहां पर सूर्य जी पहुंच गए, हाँ, तो अच्छा नहीं ना, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा करवा रहा है। और जब जब सूर्य जिस जिस वर्षफल कुंडली में 12वें भाव में या छठे भाव में दिखा रहा है, पिताजी तब तक हॉस्पिटल ही पहुंच जाते हैं। हाँ, तो इस बार मत पहुंचने दो, उपाय करवाना है ना। पिताजी यही खर्चा कर लेंगे हम, वहां सर, मत इस करो। उपाय भी बता दीजिए सर, क्या करना चाहिए। सूर्य के ही उपाय होते हैं ज्योति जी, सिंपल है ना। सूर्य वाला मेरा टॉपिक उठाइए, मेरा जो वीडियोस मैंने जब सूर्य कराया था, देखिए मैंने हर एक भाव के उपाय बताए वहां पे। सर, उपाय में ऐसे आ जाता है ना कि पिताजी की कुंडली के हिसाब से भी उपाय करे कि बेटे के नहीं हिसाब से नहीं नहीं, उपाय। बेटे के हिसाब से करो। जब आप अपने पति के उससे देख रहे हो तो पति के उपाय होंगे ना। जी सर। हाँ, तो उसमें करिए, राहु का उपाय करिए, सूर्य का उपाय कीजिए, जी 12वें सर। भाव का उपाय कीजिए, है ना। वो सब चीजें करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे, पिताजी फिर नहीं जाएंगे हॉस्पिटल में। जी ठीक है, सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, सर एक चलो। क्वेश्चन होता, सर हाँ, एक जल्दी क्वेश्चन बताइए। होता। सर हम पूछ रहे थे, जैसे आपने कल बताया था केतु फर्स्ट हाउस में अच्छा होता है, केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो सूर्य अपने आप अच्छा हो जाता है 12 भाव में। तो सर क्या एक बताया? चीज ये नहीं, भी तो दोबारा आती है। बोलना सुषमा जी, गड़बड़ बोल गए हो आप मुझे पक्का फंसवाओगे। हाँ, बताओ। सर केतु जो हमने तो ऐसा पहले भाव में होता है, समझो वो सूर्य के और मंगल के घर है। केतु तो हाँ सूर्य को पीड़ा पहुंचा देगा, तो हाँ सूर्य सर, तो हाँ बेचारा पिट गया। तो हाँ सर। मैंने ये कहा था, और सूर्य को फिर देखो, पहले भाव से तो उसको चोट लग गई क्योंकि केतु घुसा। राहु घुस जाए पहले में या केतु घुस जाए, सूर्य को चोट लग जाती और सर हमने तो है। फिर मेरे पास गलत एक सुना कि एग्जाम्पल है, गलत मत सुना करो। मैं इसलिए एक वही बार ना बार सर। बार नहीं सर, रिपीट आपसे बहुत नहीं, करता हूँ। आपसे नहीं। मैं रिपीट इसलिए हाँ तो मैंने बहुत लाल, करता हूँ, है ना। ये रिपीट करने की आदतें ही मुझे महिलाओं के कारण पड़ी। मेरा पहला बैच मतलब महिलाओं से राहु। शुरू हुआ था, मैं बार बार रिपीट करने लगा। जब भी सूर्य, केतु मतलब केतु या या राहु, राहु पहले भाव में जाएगा, तो पीड़ा तो मंगल को भी सूर्य। होगी और पीड़ा सूर्य को भी होगी। मेरे तो पास सर एक इसमें केस ग्रहण है, दोष, कर्क लगन का ग्रहण दोष केस के है। उपाय होंगे। कर्क लगन में दूसरे भाव में सूर्य स्वराशि का होकर के बैठा हुआ, बुध के साथ, कि अपने पिताजी से बिल्कुल नहीं बनते। और वो तो लाल किताब का सूत्र पता था, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाती। उसने बैठते ही एक क्वेश्चन पूछा कि मेरे फादर से क्यों नहीं बनती। मैंने कहा कैसे बनेगी, केतु जो लगन में बैठा हुआ, फादर से बनेगी नहीं। सूर्य को तो डेंट लग गया, उसको भी ज्योतिष आता था, कहता जी सूर्य तो सो रही है। मगर बेशक हो सूर्य सो रही, लाल किताब का सिद्धांत बहुत काम आया, और उसने बताया मेरे पिताजी से बिल्कुल नहीं बनती। जबकि नियम तो ये होना चाहिए कि सूर्य सो रही है या सूर्य उच्च का है तो पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। तो जो कई बार कहते हैं ना, हम वैदिक सीख रहे हैं, हम तो लाल किताब बिल्कुल नहीं सीखेंगे, तो वो चीज उनको ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, यहाँ एकदम से मिल जाएगी। ऐसे में मंगल भी पीड़ित है केतु से। मंगल का पीड़ा क्या मानोगे आप? मंगल की पीड़ा मुकदमेबाजी करवा देती है, लड़ाई झगड़ा करा देती है। ऐसे व्यक्ति को जरूर मुकदमेबाजी का जीवन में सामना करना पड़ता है, कर्जा करवा देती है, मुकदमेबाजी के लोन जरूर लेना पड़ता है, चाहे कितना पैसा कमा रहा हो। लगन में केतु। लगन में केतु हो चाहे राहु। तो राहु केतु लगन में हो गए, मतलब सूर्य चंद्रमा को तो लग ही गया है चंद्रमा नहीं ग्रहण, सुषमा जी, सूर्य को, सूर्य मंगल। सूर्य को। हाँ, सूर्य सूर्य मंगल को सर। मंगल। लेकिन जी सर। और सर अगर सातवें में चंद्रमा हो तो सूर्य राहु उसको पूरी 100% दृष्टि से देख रहा, तो चंद्रमा को भी लगा है ना फिर तो, हाँ, तो फिर अगर बिल्कुल सातवें में बिल्कुल हो तो। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमा भी तो फंस गया।
सूर्य राहु को भी ग्रहण उपाय करेंगे, चंद्र राहु का भी करेंगे, चंद्र केतु का भी करेंगे ग्रहण उपाय, और ये सब चौथे करना भाव का भी करना पड़ेगा। जब भी चंद्रमा फंस जाता है राहु केतु के साथ, चौथा भाव डिस्टर्ब हो जाता है, मन अशांत रहेगा, मानसिक समस्याएं रहेंगी, मेंटली परेशान रहेंगे, अपने घर के अंदर उनको मजा नहीं आएगा, घर में हमेशा अशांति का वातावरण बनेगा, आपस में कलह वातावरण बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा परिवार में खूब रहेगा। तब तो चौथे घर से चंद्रमा से रिलेटेड करेंगे, चंद्रमा से जी। रिलेटेड उपाय करेंगे। घर में बम पटाखे चलते रहेंगे। ठीक है सर ये जो बुध आपने बताया आगे है और शुक्र पीछे है, इसका क्या रेमेडी करेंगे? क्या पता है बुध बुध अगर आगे हो जाता है, शुक्र खराब हो जाता है, अगर शुक्र पीछे होता है तो मेरा तो पीछे है, देखा नहीं कैसे फटाफट जवाब देता हूँ। मेरा तो पीछे, इसलिए मैंने तो रेमेडी की नहीं। इसकी वो ही देखना पड़ेगा लीना जी कि बुध कौन से भाव में है, शुक्र कौन से भाव में है, वो तो फिर जेनरिक हो जाएगा, है ना। और जेनरिक जवाब ये होगा कि भाई बुध का इलाज करो, बुध को मजबूत करो ताकि बुद्धि उसको साथ दे। पहली बात तो उस आदमी को बताओ बिना बड़े बुजुर्गों की सलाह के और 4 लोगों की सलाह के लिए बगैर तुमने कोई डिसीजन लाइफ में नहीं लिया, बड़ा डिसीजन, जो उस चीज के एक्सपर्ट हो, जिससे रिलेटेड। मान लो बैंकिंग का कोई काम का डिसीजन लेना है तो 4 बैंकर से बात करो, अलग अलग से जाकर, उनकी सलाह के बगैर मत बात करो, बड़े बुजुर्गों से पूछो, यानी कि गुरु को इन्वॉल्व कर लो। गुरु को इन्वॉल्व करने से बहुत हद तक समस्या का समाधान हो जाता है या बचाव हो जाता है। ये चीज क्या सर ये शुक्र के आगे वाले स्थापित करने का भी उपाय कर सकते हैं? हाँ, उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि बुध की डिग्री पे भी डिपेंड करेगा ना, 12th हाउस में तो बुध मंदा हो जाता है। डिग्री का कोई चक्कर ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं, डिग्री नहीं सर, मतलब कितने ग्रेड तक वो खराब हो गया, 12th हाउस का बुध तो वैसे ही बंदा हो जाता है। उस हिसाब से उसका रेमेडी बनाना देखना है। लाल किताब ने बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया है कि आपका कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो पता करना नीच का हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, उच्च का हो रहा है तो उच्च का है कि नहीं है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, चौथे भाव का बृहस्पति पर 5वें में बैठ जाए राहु या बुध या शुक्र, कर देगा सारा काम। वो आदमी हो सकता है दारू पीता हो सकता है नॉनवेज खाता हो सकता है उल्टी सीधी बातें करता हो। आप कहेंगे गुरुजी ने तो बताया था, तो उच्च का गुरु है, इसके तो उच्च के गुरु के लक्षण ही नहीं आए। समझ रहे हो बात में, तो लक्षण तो गायब हो गए, क्योंकि आपका तो वो गुरु बेशक चौथे में है पर वो तो डिग्रेड हो गया। ऐसे ही 10वें भाव में गुरु बैठा है, देखने में तो नीच का लग रहा है, पर अगर उस कुंडली में सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, तो उसको नीच का एक भी असर नहीं मिलेगा। हो सकता है वो बिल्कुल सात्विक व्यक्ति हो, बिल्कुल बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो, स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, आप कहीं कमा लोगे। तो ये सूत्र याद रखने बहुत जरूरी है। सर वर्षफल में सर, जैसे कि अपन किसी की कुंडली बनाते हैं वर्षफल में, और किसी ने कोई भी क्वेश्चन करा परीक्षा परिणाम का, पिता, खर्चा, शादी, अचानक धन लाभ, बीमारी, कुछ भी, तो सर ये सारी चीजें हम भाव से ही देखेंगे। जैसे बीमारी किस भाव से आती है, परीक्षा परिणाम पूछा तो वो किस भाव से आएगा, वहां पे खर्चा है तो 12th हाउस में देखेंगे। लेकिन सर अगर जैसे खर्चा है 12th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे सर? देखिए, या किसी ने पूछ लिया प्रमोशन होना है, कोई भाव से देखा जाएगा, ग्रह से देखा जाएगा, उसी का कॉम्बिनेशन मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे आप क्लास करते रहो, मैं बता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नहीं बुध गड़बड़ा जाएगा मेरा। नमस्कार सर।